अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 19th लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, इसलिए आई वुड लाइक कि वी जस्ट ओवरव्यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो इन द प्रीवियस लेक्चर we just concluded one topic and that was related to the bonds, and then we started another topic that was related to the common stock. तो बॉन्ड के बारे में we were talking about कि बॉन्ड की जो established theory है which relates the price of a bond with the yield, उसके पीछे जो है क्या hypothesis है या क्या real life situation है. So this relationship between the price of a bond and the yield, which we said was a negative relationship, is based on certain theories. अब उन theories में से एक theory थी हमारी expectation theory की और दूसरी हमारी थी liquidity premium theory की. Basically ये दोनों ही theories जो हैं they were trying to explain the term structure of interest rate. अब term structure of interest rate में we were just saying कि if we take the yield on the x-axis, time to maturity on the x-axis and yield on the y-axis, we are going to get an upward sloping curve. कि जो time to maturity बढ़ती चली जाती है हमारी yield जो है in percentage वो बढ़ जाती है. उसके बाद we looked at the empirical data and we saw 3 important facts. और वो 3 important facts क्या थे? Number 1 कि जो हमारा ये relationship है between the bond prices and the yield to maturity, अगर हम उनको segregate कर दें short term bonds में और long term bonds में, तो we see कि all of these variables means कि short term bonds and the long term bonds, उनमें जो yield की changes हैं they move in the same direction. उनमें further हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे risk free bonds या risk free instrument जो है जिसको हम normally कहते हैं कि T-bill is a proxy, तो उनको भी अगर एज ए प्रॉक्सी फॉर द शॉर्ट टर्म ले लें एंड वी ट्राई टू लुक एट द यील्ड, तो लॉन्ग टर्म की यील्ड, शॉर्ट टर्म की यील्ड, इवन दी आपका रिस्क फ्री यील्ड जो है दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर बढ़ रहे हैं तो सारे बढ़ते हैं, अगर कम होते हैं तो सारे कम होते हैं. और सेकेंडली हमने ये देखा कि हमारी जो शॉर्ट टर्म यील्ड वाज मोर वोलेटाइल देन द लॉन्ग टर्म यील्ड. एंड फाइनली हमने ये कहा कि थ्रू आउट द टाइम टू मेच्योरिटी वट एवर टाइम पीरियड वी टेक, हमारा जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड का यील्ड था दैट कर्व वाज अबव द शॉर्ट टर्म यील्ड. तो प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी में हमने ये कहा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनडिफरेंट हो जाते हैं बिटवीन इन्वेस्टिंग इन वन अल्टरनेटिव जिसमें आप 2 years का एक बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करें, और दूसरा ये है कि 2 इंडिपेंडेंट 1 year बॉन्ड है सीरीज, 1 साल आप पहले एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, इट विल मैच्योर आफ्टर 1 year एंड देन यू विल इन्वेस्ट इन अनदर 1 year बॉन्ड बट दैट विल टेक प्लेस आफ्टर 1 year. तो वी कैन से कि सीरीज ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, तो उसमें इन्वेस्टर जो है वो इनडिफरेंट हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू कैलकुलेट कि बॉन्ड की जो है वो करंट प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए या करंट यील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए. But there was one thing which this theory was unable to explain, और वो था कि थर्ड रिलेशनशिप कि हिस्टोरिकल डेटा was reflecting कि हमारा जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसकी यील्ड was higher than the short term bond, कि वो यील्ड डिफरेंस क्यों है. तो उसके लिए we explained another theory, और वो थ्योरी थी हमारी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी. और उसमें हमारा फोकस ये था कि इंडिविजुअल्स जो हैं they have different level of risk acceptance, but in general we can say कि हमारे individual जो हैं वो risk averse हैं, they are not willing to take additional risk unless they are paid for it. तो जब हम long term maturity की बात करते हैं तो definitely we are talking about some time more in future. तो जब हम future में ज्यादा चले जाते हैं तो what happens there? Uncertainty बढ़ जाती है, therefore the element of risk is more there. अगर हम उसी रिस्क को रिस्क प्रीमियम की शक्ल में देखें तो हमारा रिस्क प्रीमियम फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज हायर देन द रिस्क प्रीमियम फॉर द शॉर्ट टर्म बॉन्ड. और उसको एग्जैक्टली अगर
कंपेयर करें विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जिसको आप ट्रेजरी बिल कहते हैं, तो हमारा डिफरेंस जो है वो बहुत वाइड हो जाता है. सो वी सेड कि हमारी जो सेकंड थ्योरी थी, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, इसकी मदद से वी वर एबल टू एक्सप्लेन कि हमारे लॉन्ग टर्म यील्ड कर्व जो है वो अबव द शॉर्ट टर्म यील्ड कर्व क्यों रहता है. तो उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रीमियम था. तो वी यूज द सेम फार्मूला फॉर द एक्सपेक्टेशन थ्योरी, बट ओनली by adding one more element into it, and that element was RP, which is the risk premium. और उसके बाद हमारी डिस्कशन ऑन द बॉन्ड जो है हमने क्लोज कर दी. And then we started talking about another financial instrument, and that was stock. अब जब भी किसी फर्म को लॉन्ग टर्म बेसिस पे फंड्स की जरूरत होती है, तो देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ द फंड्स. एक है बाय बोरोइंग और दूसरा है बाय इन्वेस्टिंग. बाय बोरोइंग में वी टॉक अबाउट द बॉन्ड्स एंड वी कंप्लीटेड दैट, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द अदर साइड कि अगर हमारे जो है इक्विटी होल्डर्स वो खुद इन्वेस्ट करना चाहें, तो दे सेल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, और वो जो है शेयर्स जो है उनकी सेल के थ्रू जो प्रोसीड्स आती हैं, दैट बिकम्स अनदर सोर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द कॉमन स्टॉक. तो कॉमन स्टॉक के बारे में हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन स्टॉक. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने हिस्टोरिकली उसको जरा देखा, एंड वी लुक्ड एट टू कॉमन थिंग्स. नंबर वन, कि इनकी वैल्यू जो है शेयर की पर शेयर, क्योंकि जब भी कंपनी जो है रेज करना चाहती है कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स, तो क्या होता है कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड बाय द फर्म, लेकिन हर शेयर की जो डिनोमिनेशन है या जो इसकी पार वैल्यू है वो छोटी होती है, कम होती है. अब इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे जो है वो लॉजिक क्या है कि इवन अ स्मॉल इन्वेस्टर कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर फर्म और अ कंपनी, और वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट कैन कम फ्रॉम परचेज ऑफ द शेयर्स. तो अगर हमारे जो शेयर्स हैं उनकी डिनोमिनेशन थोड़ी है, उनकी छोटी छोटी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, से इन मल्टीपल ऑफ, अगर हमारी पार वैल्यू है 100, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 into 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एंड वट एवर. इवन मोर रिसेंटली, बट डू वी हैव मोर रिसेंटली भी हमारे पास यही सिनेरियो जो है वो प्रिवेल करता है. वी टॉक अबाउट अ सिनेरियो इन विच हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो लार्ज है और उनकी डिनोमिनेशन जो है मोस्टली पार वैल्यू इज 100 और बिलो. लेकिन इसके साथ साथ देयर इज वन थिंग डिफरेंट इन कंपैरिजन टू द हिस्टोरिकल सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स, कि हिस्टोरिकली जो शेयर्स परचेज में फिजिकली शेयर्स जो है वो ट्रांसफर होते थे और फंड जो है वो रेज करती थी कंपनी. लेकिन अब ये है कि इवन इन द स्टॉक मार्केट्स, इवन सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक मार्केट, सेकेंड थर्ड परचेज में भी फिजिकली शेयर्स जो है वो ट्रैवल नहीं करते हैं, रादर हमारे अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट होते हैं. जब हम परचेज करते हैं तो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जब हम सेल करते हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है. उसके बाद अगर हम इसको और पर्सपेक्टिव में देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें. नंबर वन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड. नंबर टू, उनकी डिनोमिनेशन जो है वो स्मॉल होती है. फिर आती है नंबर थ्री. नंबर थ्री में हम ये कहते हैं कि हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं जिन्होंने अब परचेज कर लिए ये शेयर्स, दे आर दी रेजिडुअल क्लेमेंट. अब इसका मतलब क्या है? Why people make investment in a company? Why do they purchase shares? Because they want to earn certain return on the investment जो उन्होंने की है by purchasing the shares. अब वो जो है पेमेंट उस इन्वेस्टमेंट पे कहां से आती है? That payment definitely comes from the net profit. लेकिन नेट प्रॉफिट जो है, जब अर्निंग्स हमारी रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो फर्म अर्न्स प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट के ऊपर सबसे पहले क्लेम किसका होता है? क्रेडिटर्स का, एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे. उसके बाद जो बच जाता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलता है, और वो कॉमन स्टॉक होल्डर को जब मिलता है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द रेजिडुअल क्लेमेंट. और अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल फर्म है तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए ज्यादा बचता है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को या एक्सटर्नल जितने भी क्लेम्स है वो हमने एक फिक्स्ड अमाउंट में करने होते हैं.
تو وہ فکسڈ اماؤنٹ جب ہم ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں تو جو لیفٹ اوورس ہوتے ہیں, جو ریزیجول ہوتا ہے, دیٹ گوز ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرس. تو کامن اسٹاک ہولڈرس کے پاس جب وہ ریزیجول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دے آر دی ریزیجول کلیمنٹ. ان کیس آف پروفٹ دے ہیو مور شیئر ان دا پروفٹ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اگر فرم جو ہے وہ ڈز ناٹ ارن پروفٹ یا پروفٹ اتنے ہیں کہ ان میں سے صرف جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل کریڈیٹرز کو پے کیا جائے اینڈ لیفٹ اوور از ویری اسمال, تو دین ریزیجول کلیمنٹ جو ہے دے آر ایٹ اے لاس. اس لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کامن اسٹاک ہولڈر جو ہے وہ رسکی بھی ہوتے ہیں. آگے جا کے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ کامن اسٹاک ہولڈرز میں رسک کا سورس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لمیٹڈ لائبلٹی کی. دس از آر فورتھ کریکٹرسٹکس آف دی کامن اسٹاک. اب لمیٹڈ لائبلٹی میں کیا ہے؟ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سینیریو ان وچ ایک فرم ہے $100 لیٹس سپوز از دی ٹوٹل کلیم, جس $100 سے انہوں نے شروع کی. ہم بہت چھوٹی سی ایگزامپل لے رہے ہیں ٹو میک دی آئیڈیا ویری کلیئر. اب اس میں سے اگر انہوں نے سپوز لون لیا ہے 50 کا, اور 50 جو ہے دیٹ از دی اونرز کنٹریبیوشن. اب اس 50 کے اوپر اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ از 10%, تو ہمارے پاس جو ہے $5 کا کلیم ہے ان دا فارم آف دی انٹرسٹ. اب ڈیورنگ اے پرٹیکولر ایئر اگر فرم کے پروفٹ جو ہیں دے آر مور دین 5, تو کیا ہوگا کہ کریڈیٹرز ول بی پیڈ فرسٹ 5 اور جو ریمیننگ پورشن ہوگا دیٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دی اونرز. بٹ فار ون ریزن اور دی ادر اگر فرم جو ہے اس کے پاس لاسز آ جاتے ہیں, اور لاسز ان دا سینس کہ ہمارے پاس ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہے ارننگ, یعنی وہ $5 نہیں ہے رادر $4 ہے, تو پھر جو وہ $1 کا ڈفرنس ہے فرام ویئر وی آر گوئنگ ٹو پے اٹ فرام دی کنٹریبیوشن وی ہیو میڈ ان دیٹ پرٹیکولر فرم. اور ہماری کنٹریبیوشن, ہماری سے مراد ہے وی دی شیئر ہولڈرز, ہماری کنٹریبیوشن از 5, تو اس 5 میں سے جو ہے وہ پے کر دیا جائے گا. لیکن اف اے سینیریو ایگزسٹ جس میں ہماری جو ہے liability is even more than the contribution, تو کہاں سے آئے گا کہ ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو جائے گا, کمپنی جو ہے بینکرپٹ ہو جائے گی, لیکوڈیٹ کر دیں گے کمپنی کو, اور سب سے پہلے جو ہے جو ریونیوز ہماری ہوں گی they will be utilized for making payments for the external creditors. تو اس لیے اس صورتحال میں ہمارا میکسیمم لاس کیا ہوگا؟ it will be only limited to whatever we have invested in that particular firm. تو فرم میں انویسٹمنٹ ہم نے جتنی کی ہے وہی ہماری لائبلٹی ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں لمیٹڈ لائبلٹی. ہمارے جو پرسنل ایسٹس ہیں ادر دین آر انویسٹمنٹ ان دیٹ پرٹیکولر کمپنی دے آر ناٹ یوز فار میکنگ دی پیمنٹ فار دی ایکسٹرنل کریڈیٹرز آف دیٹ پرٹیکولر فرم جس کے ہم شیئر ہولڈر ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ لائبلٹی, وچ آف کورس از اے کائنڈ آف میکسیمم لمٹ آن دی لاس. دس از اے کائنڈ آف پریونٹیو کلاس. جبکہ ہمارے جو پروپرائٹرز ہیں اور جو ہماری پارٹنرشپس ہوتی ہیں موسٹ آف دی ٹائم ان میں کیا ہے ہماری لمیٹڈ لائبلٹی نہیں ہوتی, اسپیشلی ہمارے پروپرائٹرز میں تو ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے جس میں کہ ہمارے پرسنل ایسٹ یوز ہوتے ہیں ٹو میک دی پیمنٹ ٹو دی کریڈیٹرز. اور اس فارم آف بزنس میں ہمارے پاس جو ہے دیر از نو ڈفرینسیشن بٹوین دی پرسنل ایسٹس اینڈ دی بزنس ایسٹس, اس لیے ہماری وہاں پہ لائبلٹی بھی انلمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن ان دا فارم آف دی کارپوریشن جہاں پہ ہم شیئرز بیچتے ہیں تو اس میں ہماری لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. سو دس واز دی فورتھ کریکٹرسٹکس آف دی شیئر ہولڈرز. اس کے بعد جب ہم کامن اسٹاکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریزیجول کلیمنٹ ہے اور ان کی لائبلٹی بھی لمیٹڈ ہے. تو مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں ایک اور کریکٹرسٹکس کی کہ ہمارے یہ جو اسٹاکس ہیں دے آر سولڈ آن دی اسٹاک مارکیٹ, اور وہ جو ہے سیکنڈری مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور اگر ہم فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو وی کین جسٹ سیل اٹ آف ٹو سم ادر پارٹی. تو آج ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے اپنا یہی ٹاپک آف دی کامن اسٹاک, لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے ہاؤ ٹو ویلیو دی کامن اسٹاک. یعنی کہ پہلے ہم نے بانڈ کی ڈسکشن کی اور ہم نے یہ کہا کہ بانڈ کی پرائس ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم نے اپنا ٹول باکس نکالا
जिसमें हमने प्रीवियस जितने टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, वहां से हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंस्ट्रूमेंट निकाल के वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड. सिमिलरली अब हम जब सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक या शेयर्स या कॉमन स्टॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वी नीड टू टॉक अबाउट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ कॉमन स्टॉक और हाउ वी कैन वैल्यू द कॉमन स्टॉक. एंड देन वी नीड टू फोकस ऑन द रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क हमारे पास क्या है, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क हाउ कैन वी पुट अ वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर कॉमन स्टॉक. तो हम शुरू करते हैं बाय वैल्यूइंग द स्टॉक. अब इससे पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हमारे पास स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट के अंदर जो है हमारे स्टॉक के बाइंग एंड सेलिंग होती है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर हमने एक्टिविटी को मेजर करना हो एक स्टॉक मार्केट की, तो वी टेक हेल्प फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस. हर मुल्क की स्टॉक मार्केट के अंदर मेजर स्टॉक प्राइस इंडेक्सेस होते हैं. कुछ जो है वो वैल्यू बेस्ड इंडेक्सेस हैं, दे आर ऑलवेज द वेटेड एवरेज. कुछ वैल्यू बेस्ड है वेटेड एवरेज, कुछ जो है वो प्राइस बेस्ड है. लेकिन उनमें जो चेंज आती है दैट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट, और वही चेंजेस जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं. तो हमारे जैसे पाकिस्तान में भी टॉक्ड अबाउट द KSE 100 इंडेक्स, और हमें जो है वो 100 इंडेक्स जो है बेसिकली दैट प्रोवाइड्स अस द एग्रीगेट परफॉर्मेंस मेजर के ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेंड क्या था या टेंडेंसी जो है वो क्या रही. एज ए फाइनेंशियल मैनेजर अगर हम मैनेज कर रहे हैं फंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म और उसमें से कुछ हिस्सा जो है हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर हमारे फॉर एग्जांपल ऐसी बिजनेसेस भी हैं जो मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन्स हैं, दी अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि कलेक्ट करते हैं अमाउंट और फिर उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उन फंड्स मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है वो भी हम मेजर करते हैं अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट इंडेक्स. तो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स होता है दैट बिकम्स एज अ बेंचमार्क, और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं अपने फंड्स मैनेजर की. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं फंड्स मैनेजर की, फंड मैनेजर क्या कर रहा है, इज इन्वॉल्व्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क और मिनिमाइज द रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न. उसमें पहले भी हमने बात की थी कि उसके पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं और वो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी भी फॉलो करता है. लेकिन ये सारा कुछ जो है इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस विच इज पुट ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक. अब वो स्टॉक प्राइस जो है वो किस तरह से डिटरमिन होती है, क्योंकि जब तक हमें प्राइस मूवमेंट का नहीं पता और कोई रफ गैस या एस्टिमेट नहीं है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक. तो जब हम वैल्यूइंग की बात करते हैं तो हम 2-3 तरह के जो है आर्गुमेंट्स या उसकी एक्सप्लेनेशंस जो है वी नॉर्मली हेयर अबाउट. उसमें से एक है जिसको हम कह देते हैं चार्टिस्ट. अब चार्टिस्ट जो है वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट द डेटा ऑन द प्राइस ऑफ द सेम स्टॉक, और वो हिस्टोरिकल डेटा है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसको प्लॉट करते हैं, उसका चार्ट बनाते हैं. सो बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड एंड टेंडेंसी क्या करते हैं, दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और फिर उस फ्यूचर पे बेस करते हुए कि प्राइस ने बढ़ना है या कम होना है, वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं. तो इसको हम कहते हैं चार्टिस्ट. इनको इन सम ऑफ द अदर लिटरेचर जो है हमारे पास टेक्निकल एनालिस्ट भी कह देते हैं. वो क्या करते हैं, पास डेटा कलेक्ट करके उसमें ट्रेंड देखते हैं और उसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइसेस को. एक और ग्रुप है हमारे पास जिनको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट. अब वो क्या करते हैं, दे से कि प्राइस मूवमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी एंड द बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट. अब वो ये दोनों ही जो है हमारे चार्टिस्ट एंड द बिहेवियरिस्ट, दे आर फोकसिंग ऑन इन द वन सेंस पास्ट प्राइसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और दूसरे जो है वो साइकोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर को फोकस कर रहे हैं.
There is a third group. लेकिन ये पहले दो ग्रुप हैं, they do not look at the fundamentals of the firm. Fundamentals means कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करते, वो सिंपली जो है ट्रेंड को देख के दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. लेकिन हमारे पास एक थर्ड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटलिस्ट. अब वो फंडामेंटलिस्ट क्या करते हैं, दे ट्राई टू बेस द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द फंडामेंटल्स. अब वो फंडामेंटल्स क्या है, करंट एसेट्स एंड द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटीज. सो दीज फंडामेंटल्स जो है दे लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी. आप फेमिलियर होंगे कि हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है और दे रिफ्लेक्ट एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म. उनमें से एक जो है दैट इज द इनकम स्टेटमेंट, जो कि पूरे साल की जो है एक्टिविटी बताती है और एट द एंड ऑफ द ईयर या अकाउंटिंग पीरियड जो भी है दे टॉक अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. और दूसरी है हमारे पास बैलेंस शीट जो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. तो इनमें से हमारे जो फंडामेंटलिस्ट है दे फोकस ऑन द करंट एसेट्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. एंड बेस्ड ऑन दोज फंडामेंटल्स व्हाट डू दे डू, नाउ दे ओपन अप देयर टूल बॉक्स. वही जो हमने बॉन्ड के एनालिसिस में यूज किया था. टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास एक टेक्निक है प्रेजेंट वैल्यू. So they use the present value technique to discount the future benefit when they invest in a particular share of common stock. वो क्या करते हैं कि हमारा जो कॉमन स्टॉक है उससे फ्यूचर बेनिफिट हमारे पास क्या है. बॉन्ड में हमने ये कहा था कि हमारी कूपन पेमेंट जो है दैट इज द फ्यूचर बेनिफिट. उसको हमने डिस्काउंट किया और फिर मैच्योरिटी वैल्यू को हमने डिस्काउंट किया. When we go to the stocks, तो stocks के अंदर हमारे पास future benefits is the distribution of the profit. अब वो profit जो है वो किस तरह से distribute होता है stock holders में, that is in the form of the dividends. So what do? We try to find out the present value of those dividends which we are going to get by making an investment in a particular common stock. And then we also try to find out कि हमारे पास इन बिटवीन अगर हम स्टॉक्स को सेल करना चाहें तो हमारे पास जो है वो कैपिटल गेन आता है या कैपिटल लॉस आता है, तो उसको भी हम डिस्काउंट करेंगे. तो मोर फॉर्मली वी सिंपली से द प्राइस ऑफ अ स्टॉक टुडे इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट द इन्वेस्टर विल रिसीव फ्रॉम होल्डिंग दैट स्टॉक, एंड दिस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक इन 1 year's टाइम प्लस द डिविडेंड पेमेंट रिसीव्ड in the entire. अब हमारे पास जो 1 year टाइम है we just assumed कि we are talking about the investment horizon which is equal to 1 year. Thus the current price is the present value of next year's price plus the dividend. अब इसको हम more formally we can talk about कि हमारी जो current price है price as on today is equal to the present value of the future payments related to the stock. So if we use the dividend discount model, if P today is the purchase price of the stock, P next year is the sales price 1 year later, and D next year is the size of the dividend payment, we can say P today is equal to आज की प्राइस बराबर है D next year discounted by 1 plus I. ये एक पेमेंट है, जैसे कि पहले कहा था कि there are two payments, one is the dividend and the other is the change in the price level. So next year का dividend 1 plus I plus P next year over 1 plus I. अब स्टॉक प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमारी प्राइसेस चेंज होती हैं. तो जिस प्राइस पे हमने खरीदा था that may not be the price after 1 year. तो एक साल के बाद जो प्राइस है उसको हम डिस्काउंट करेंगे और एक साल के बाद जो डिविडेंड मिल रहा है उसको हम डिस्काउंट करेंगे, तो विल कम अप विद द प्राइस एज ऑफ टुडे. तो ये तो एक हमारी सिंपल एग्जांपल थी जब हम बात कर रहे हैं सिंपली इन्वेस्टिंग फॉर 1 year. लेकिन लेट्स सपोज कि अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते हैं. हम बात करते हैं 1 साल के बजाय लेट्स अज्यूम 2 साल की इन्वेस्टमेंट.
तो फिर हमारी प्राइस टुडे क्या होगी? अब सिंपली 2 साल के अंदर हमारे 1 साल के बाद एक डिविडेंड मिलेगा, दूसरे साल के बाद दूसरा डिविडेंड मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स 2 साल के बाद जो प्राइस होगी उसको हमें डिस्काउंट करना होगा. तो मोर फॉर्मली वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि P टुडे इज इक्वल टू डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर डिस्काउंटेड बाय 1 प्लस I प्लस डिविडेंड इन 2 years मीन सेकेंड ईयर का डिविडेंड डिस्काउंटेड बाय 2 टाइम पीरियड्स 1 प्लस I टू द पावर 2 एंड प्लस प्राइस नेक्स्ट ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर जो है 2 साल के बाद है, 1 प्लस I डिस्काउंटेड बाय 2 टाइम पीरियड्स. तो हमारे पास ये होना ये चाहिए कि प्राइस इन 2 years डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू द पावर 2. तो ये सारी वैल्यूज जब हम एड अप करेंगे तो हमारे पास प्राइस एज ऑफ टुडे आएगी. नॉर्मली वी कैन नॉट पुट अ लिमिट कि हमारी इन्वेस्टमेंट शुड बी ओनली फॉर 1 year और 2 years. एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन चूज हिज और हर ओन इन्वेस्टमेंट होराइजन. ना सपोज कि हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो पिक कर लेते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स, और वो जो एनी नंबर ऑफ ईयर्स है वी कैन से n कैन बी 5 एन कैन बी 8 एन कैन बी 10. तो उसके लिए व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ द फार्मूला, फार्मूला की जो है हमारी शक्ल जो है वो क्या होगी. सो वी हैव जनरलाइज्ड फार्मूला एज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड कि जनरलाइजिंग फॉर n years price today is equal to dividend next year discounted by 1 time period, then dividend in 2 years discounted by 2 time periods, and so on going up to n years. So we have dividend n years from now discounted by n time periods and plus price in n year from now discounted by n time periods. तो हमने सिंपली इस फार्मूला में क्या किया है, सपोज n is 5, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के डिविडेंड को डिस्काउंट करेंगे 1 टाइम पीरियड से, सेकेंड ईयर के डिविडेंड को भी डिस्काउंट करेंगे 2 साल से, फिर थर्ड ईयर के डिविडेंड को डिस्काउंट करेंगे 3 टाइम पीरियड से, और फिर फोर्थ ईयर के डिविडेंड को भी डिस्काउंट करेंगे 4 टाइम से, और फिर जो फिफ्थ ईयर का डिविडेंड है उसको डिस्काउंट करेंगे बाय 5 टाइम पीरियड्स, यानी 1 प्लस I टू द पावर 5 हो जाएगी. और फाइनली क्योंकि n इज इक्वल टू 5 तो फिफ्थ ईयर के एंड पे जो प्राइस होगी उसको भी हम डिस्काउंट करेंगे बाय n टाइम पीरियड्स. इन सारी अमाउंट्स को 5 डिविडेंड्स के अमाउंट्स एंड प्लस फिफ्थ हमारी जो प्राइस है उसको जब हम एड अप कर लेंगे दैट विल बी द प्राइस एज ऑफ टुडे. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मॉडल के अंदर हमें क्या चीज चाहिए. वी नीड नंबर 1 डिविडेंड्स मुख्तलिफ ईयर्स के, देन वी नीड द प्राइस nth टाइम पीरियड पे, एंड वी नीड द डिस्काउंट रेट I. सबसे पहले हम फोकस करते हैं डिविडेंड्स के ऊपर. सपोज कि किसी एक साल में डिविडेंड जो है वो कंपनी पे नहीं करती, एंड दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इन द रियल लाइफ. तो जब अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं करती तो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास डिविडेंड 0 हो जाएगा. इट डज नॉट मीन कि हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते. वी कैन स्टिल यूज दिस फार्मूला. द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि इंस्टेड ऑफ सेइंग एक नई कंपनी है, शुरू में जब कंपनीज एक्सपेंशन के पार्ट पे होती हैं तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू पे द डिविडेंड्स इवन इफ द कंपनीज आर अर्निंग प्रॉफिट. कि प्रॉफिट तो हो रहे हैं लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते शेयर होल्डर्स में. वो क्या करते हैं, दे रिटेन इन द बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए जो है उसको किसी एक पर्टिकुलर सिंकिंग फंड जो ग्रोथ के लिए है उसमें डाल देते हैं. सो वट एवर इज द रीजन, ईदर द फर्म हैज नॉट अर्न सफिशिएंट फंड प्रॉफिट, या प्रॉफिट अर्न किए हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए. फॉर वट एवर रीजन व्हेनेवर हमारे डिविडेंड्स आर इक्वल टू 0 तो क्या होगा कि वी कैन स्टिल यूज द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. और उसमें हम करेंगे क्या कि हम डिविडेंड को 0 कर देंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे. अगर 5 साल तक डिविडेंड नहीं हुए, छठे साल में डिविडेंड है तो हम छठे साल के डिविडेंड को जो है डिस्काउंट करेंगे बाय 6 टाइम पीरियड, और उसके बाद जो है प्राइस को डिस्काउंट करेंगे. लेकिन इस सारे कैलकुलेशन के अंदर वी नीड टू फोकस ऑन द डिविडेंड्स. अब डिविडेंड की अमाउंट जो है फिक्स नहीं है. आप याद करें कि जब हम बात कर रहे थे बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स में हमें पता था कि एक कूपन रेट है और उससे मल्टीप्लाई करके पार वैल्यू को हमारे पास कूपन पेमेंट आ जाती है, और वो हमारे पास अमाउंट एक फिक्स थी.
लेकिन डिविडेंड की शक्ल में जैसे अभी हमने बात की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे डिविडेंड 0 हो. तो व्हाट वी डू इज कि वी गेट हेल्प फ्रॉम अ फार्मूला जिसको हम कहते हैं डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला. तो उसमें हम ये कर देते हैं कि वी अज्यूम कि जब कंपनी हमारी स्टेबल हो जाती है, इनिशियल ईयर्स में नॉर्मली एबनॉर्मली हाई परफॉर्मेंस भी हो सकती है, लो परफॉर्मेंस भी हो जाती है, लेकिन आफ्टर द कंपनी हैज कम टू अ स्टेबल परफॉर्मेंस ईयर, तो वी कैन अज्यूम कि हमारे डिविडेंड्स जो है एक स्टेबल रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर ग्रो करते चले जाएंगे इन फ्यूचर. एज द कंपनी इज ग्रोइंग, सो विल बी द प्रॉफिट एंड सो विल बी द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो सूरत हाल में हम क्या कहते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द डिविडेंड बेस्ड ऑन दिस ग्रोथ. So future dividend payments can be estimated assuming that current dividends will grow at a constant rate of G per year. So D next year will be equal to D today into 1 plus G. यानी कि हमारे जो आज के dividend है उनमें एक rate of growth होगा which will be the G. So we'll say D next year will be equal to D today into 1 plus G. तो इसी को हम use करते हैं और हम इसको n years तक भी ले जा सकते हैं. अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो विल से कि फॉर मल्टीपल पीरियड्स डी n years from now is equal to d today into 1 plus g to the power n. अब जब हमारे पास डिविडेंड का अब ये फार्मूला आ गया, वी कैन गो बैक टू आवर प्रीवियस जनरलाइज इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू और प्राइस टुडे. याद करें हमने यही कहा था कि प्राइस टुडे इज इक्वल टू डिविडेंड फर्स्ट ईयर, उसको 1 ईयर से डिस्काउंट करें, सेकेंड ईयर वाले को भी 2 साल से डिस्काउंट करें एंड सो ऑन. बट देयर वी सेड नेक्स्ट ईयर 2 इयर्स 3 इयर्स. लेकिन अब जब हमने एक अजम्पशन बना लिया अबाउट अ स्टेबल ग्रोथ ऑफ जी, तो वी कैन रीराइट दैट इक्वेशन एंड वी कैन नाउ इंक्लूड दिस कि डी नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू डी टुडे इनटू 1 प्लस जी. 2 years from today will be d today into 1 plus g to the power 2. वही कंपाउंडिंग वाला चक्कर जो है इट रिजेंबल्स टू दैट. सो p today is equal to d today into 1 plus g over 1 plus i. ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड हम डिस्काउंट कर रहे हैं, प्लस d today into 1 plus g square डिवाइडेड बाय 1 plus i square. तो ये हम सेकेंड ईयर का डिविडेंड डिस्काउंट कर रहे हैं. फॉर द nth ईयर we'll have d today into 1 plus g to the power n and then 1 plus i to the power n is the discount factor. Plus p n year from now and then discounting it by the factor 1 plus i to the power n. लेकिन अब इस सारे में एक चीज और है, और वो ये है कि हमारा जो बॉन्ड है उसका एक मेच्योरिटी पीरियड है, 10 ईयर 15 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 8 ईयर्स, वट एवर इज द टाइम पीरियड, उसकी लाइफ इज लिमिटेड. उसके बाद जब मेच्योरिटी डेट आ जाती है तो वी कलेक्ट the face value or the par value of that particular bond. But that is not true in case of a common stock. Common stock में हमारे पास जिसे कि corporations जो हैं उनकी unlimited life है. And we also say कि हमारी जो corporations हैं they are a legal person. But unlike the human beings, हमारी corporations की life जो है वो unlimited है. Then we start a business where the business will grow, it will be controlled by a board of directors. And that board of directors can keep on changing, but that legal person in the form of the corporation will stay there. So now we can say it start resembling to a console. आपको याद होगा कि जब हम bonds की बात कर रहे थे तो हम एक और तरह के bond की बात कर रहे थे जिसमें हमने ये कहा था कि वो हमें interest payments करता है forever. अनलिमिटेड लाइफ है, देयरफॉर उसकी कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है. एंड आपको याद होगा उसमें हमने ये भी बात की थी कि इस तरह के कंसोल जो है नॉर्मली गवर्नमेंट्स जो है वो इश्यू करती हैं. तो हियर व्हेन वी आर यूजिंग दिस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसको हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कह देते हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिनेरियो जिसमें हमारे पास फर्म की लाइफ जो है अनलिमिटेड है, dividends will grow forever and will keep on receiving the dividends. तो उसमें अब हमारा फार्मूला जो होगा that will be shortcutted into an expression, और वो expression जो है that resembles more to the expression for the calculation of a price for console, जो कि
does not mature. It is there forever. So here we say, assuming that the firm pays dividends forever solves the problem of knowing the selling price of the stock. The assumption allows us to treat the stock as we did for a console. So price today is equal to D today divided by I minus G. اب یہ جو ریلیشن شپ ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں پرائز ٹوڈے از اکول ٹو ڈیویڈنڈ ٹوڈے ڈیوائڈیڈ بائی آئی مائنس جی، دس از این اپروکسیمیشن اور یہ از ویری کلوز ٹو ا فارمولا فار کیلکولیٹنگ دی پرائز آف اے کنسول. اور اس پرٹیکولر ورژن کو ہم کہتے ہیں ڈیویڈنڈ ڈسکاؤنٹ ماڈل اور یہ از اے ویری فیمس ٹائپ آف ماڈل. اب اس ہمارے پاس اس پہ کمپونیٹس کیا کیا ہیں. If you look back on the formula, so what we have here is price we are trying to figure out. D today is one factor, discount rate I is another factor, and the growth rate in dividend is the third factor. Now if we try to see the relationships of these three factors to the price today, so what we can say کہ ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ جب بڑھے گا تو price will increase. So we can say there is a positive relationship between D today and price today. جتنے زیادہ ڈیویڈنڈ ہوں گے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس پہ ارننگ زیادہ ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اینڈ دیئر فور دی پرائز آف دیٹ پرٹیکولر اسٹاک اور دی شیئر آف دی کمپنی ول گو اپ. دین کمس دی نیکسٹ کمپونیٹ، وہ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کا آئی. اب جتنا مارکیٹ کے اندر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا تو کیا ہوگا، ہمارے اسٹاک کی پرائز جو ہے وہ ڈیکریز کر جائے گی. تو وی کین سے the model tells us that stock price should be high when dividends are high and the interest rate is low. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ فیکٹر کی گروتھ کی تو کیا ہے کہ اگر ڈیویڈنڈ کی گروتھ زیادہ ہوگی تو اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی. To sum up we can say کہ the model tells us that the stock price should be high when dividends are high or the dividend growth rate is rapid, which means G is high. And finally when the interest rate I is low, because اگر ہم present value کے فارمولے کو بھی دوبارہ دیکھیں تو ہماری کیلکولیشنز میں ہمیشہ یہ تھا کہ جب بھی ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو present value جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. There is always an inverse relationship between the interest rate and the discounted value. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ I. اب I کے بارے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ whether it is the real rate of return or whether it is the nominal rate of return. Plus nominal کے آگے بھی ہم نے جب بات کی تھی we said کہ there are two components, ایک ہے risk free اور دوسرا ہے risk premium. اب should we be talking about I having two components, one component as the risk free rate and the second component as the risk premium. So we need to look at کہ whether the stocks are risky or not. بانڈس میں تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا ڈیفالٹ رسک ہے، اس کے علاوہ دوسرے رسک بھی موجود ہیں، انٹرسٹ ریٹ رسک تھا، ایکسپیکٹڈ انفلیشن ریٹ رسک تھا. تو وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ویدر اسٹاکس آر رسکی اور ناٹ. تو ونس وی ٹاک اباؤٹ کہ ویدر اسٹاکس آر رسکی اور ناٹ دین وی کین سے کہ ویدر وی شوڈ ہیو انٹرسٹ ریٹ ایز دی رسک فری اینڈ دی رسک پریمیم. تو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دی رسکینس آف دی اسٹاک کہ وائی دی common stock can be risky or why they are not risky. Of course, whenever you make an investment, the element of risk is always there. So far the common stock is concerned, what are the sources of risk? The first source of risk is کہ آپ کے common stock holders جو ہیں they are the residual claimant. Meaning thereby کہ جب ہمارے پاس profits ہوتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہے ہم پیمنٹ کس کو کرتے ہیں، we make payment to the external creditors. اور اس کے بعد جو left overs ہوتے ہیں they are distributed among the common stockholders. So this is one source of riskiness in the common stock کہ we are not very sure کہ whether we are going to get that particular profit. Dividend کی amount ہی ہمیں نہیں پتا ہے. So that is one source of risk. And number two is the change in the price level. اب change in the price level کیا ہے کہ جیسے ہم نے کامن اسٹاک کی بھی بات کی تھی، بانڈس کی بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن جو ہے بانڈ کے میچورٹی پیریڈ سے کم ہے تو انٹرسٹ ریٹ کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ بانڈ کی پرائس چینج ہو جاتی ہے. پرائس کین گو اپ اور ڈاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا
کہ ہمارا کیپٹل گین اینڈ لاس جو ہے دیٹ ول بی دی ریزلٹ آف دیٹ چینج ان دی پرائس لیول. تو سملرلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کامن اسٹاک تو دونوں ہی ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں. If we start with the first element کہ وہ residual claimant ہے, and in order to explain further on this particular aspect residual claimant والی, we take a very simple small example. So we take this very simple example of a software company. They need the equipment, اور equipment کی جو worth ہے that is $1,000. Now the company has two choices. The first choice is they can borrow certain amount of money, and the second choice is they can 100% finances through the sale of shares. یعنی کہ ہمارے پاس جیسے بھی ہم نے بات کی ہے مختلف اوقات میں ہم کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی لانگ ٹرم پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے there are two sources of funds. ایک ہے ہمارے پاس لون کا, ڈیٹ کا, اور دوسرا ہے اکویٹی کا. اس میں ہم جب بھی 100% اکویٹی فائنانس کرتے ہیں تو ہمارے پاس لیوریج جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم کمبینیشن آف دی ڈیٹ اینڈ اکویٹی لیتے ہیں سو دین وی آر یوزنگ دی کانسیپٹ آف دی لیوریج. لیوریج کا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایک بینیفٹ ہے کہ ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتی ہیں, جبکہ اکویٹی کے اوپر جو ہم ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ کرتے ہیں دے آر ناٹ ٹیکس ڈیڈکٹیبل. تو ہمارے پاس اٹریکشن کیا ہے کہ ڈیٹ از لو کاسٹ, لیکن اس کے ساتھ جب ہم اکویٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسکینس کم ہو جاتی ہے. ڈیٹ لو کاسٹ تو ہے لیکن اٹ از گوئنگ ٹو انکریز دی رسکینس آف دی بزنس. سو لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل ہیئر اینڈ امیجن اے سافٹ ویئر بزنس that needs only one computer costing $1,000 and purchase can be financed by any combination of the stocks which is the equity and bond which is the debt. Interest rate on bonds is 10%. Company earns $160 in good years and $80 in bad years with equal probability. تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے equity کا اور debt کا. Any combination is possible, اور ہم نے آگے جا کے ایک ٹیبل میں ڈفرینٹ کمبینیشنز لیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جتنا بھی ہم پورشن ڈیٹ سے فائنانس کریں گے وی ہیو ٹو پے 10% in the form of the interest on that particular loan. اس کے ساتھ ریونیوز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس if it's a good year we can have earnings of $180. During the bad years our earnings are going to go down to a level of 80. So the good years is 160 and the bad years is $80. And the probability of good and the bad year is equal, which is 0.50. So on this particular table, we have calculated the returns distributed to debt and equity holders under different financing assumptions. یعنی کہ اب ہم نے لیوریج کے یوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. We start with the one extreme example of 100% equity, no risk, no leverage. We go to the other extreme example of 0% equity, 100% financed by the debt, highly risky. So let's go back to the slide and see کہ ہمارا پہلا کالم is percentage of the equity. 100%, 50%, 30% and 20%, and it can go down to even 0%. Of course, the next column is the complementary column to the first column equity, percentage of debt. اگر ہماری فرم is 100% equity finance, so the debt is 0. If 50% is the equity, then the debt is 50%. If the 30% is the equity, then the debt is 70%. And with the 20% equity, debt is going to be at a level of 80%. Now we also said کہ ہم جتنا بھی ڈیٹ لیں گے اس کے اوپر ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے that is 10%. تو ہر ایک سینیریو میں اماؤنٹ آف ڈیٹ لیں گے اور اس کے اوپر 10% کیلکولیٹ کر کے that will be the interest expense. So the required payment on bonds 10%. پہلے سینیریو میں پہلی رو میں ہمارے پاس equity 100% ہے تو اس رو میں ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹ 0 ہے اس لیے 10% پیمنٹ از آلسو 0. دوسری میں 50% ہے تو 50% of the 1000 basically is 500. اس 500 کے اوپر 10% ہمیں دینا ہے to the bond holder, so that comes out to be $50. Then third row میں equity is 30%, that is 70%. 70% of the 1000 gives us 700 as the debt, اور 700 کے اوپر 10% interest gives us the
payment to the bondholders $70. Going to the last row, 20% equity, 80% is the debt, which means 80% of 1,800 debt, and on that we pay 10% interest, so it's going to be equal to $80. Column number 4 is payment to the equity holder. Now the payment to the equity holder is dependent on how much do we pay to the bondholders. And again we are saying that there are two possibilities. Good years में हमारे पास 160 है total profit, bad years में हमारे पास profit है 80. तो हम पहले रेंज डिफाइन करेंगे और फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे. जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, से गुड ईयर एंड द बैड ईयर, दोनों की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल विच इज 50% 50%, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी कि दोनों को उनके रिस्पेक्टिव जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें एंड देन एडिंग देम टुगेदर गिव्स अस द एक्सपेक्टेड वैल्यू. और फिर उसके बाद जो है विल कैलकुलेट द डिविएशन इन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी जो इज अ मेजर ऑफ रिस्क. पहले भी जब हम बात कर रहे थे कि रिस्कीनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, तो हमने ये कहा था कि दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड दैट इज द कॉमनली यूज्ड टेक्निक. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल. सो द पेमेंट टू द इक्विटी होल्डर्स, कॉलम नंबर 4, 100% इक्विटी फाइनेंस है, तो सारी की सारी प्रॉफिट जो है विल बी गोइंग टू द इक्विटी होल्डर्स. बैड ईयर में 80 और गुड ईयर्स में 160. अब इक्विटी का रिटर्न क्या होगा? वेरी सिंपल, 1000 के ऊपर रिटर्न है 80 विच मीन्स 8%, और दूसरी तरफ 1000 के ऊपर रिटर्न है 160 गुड ईयर्स में, दैट इज 16%. उससे आगे है हमारे पास एक्सपेक्टेड इक्विटी रिटर्न. इक्विटी का रिटर्न हमने कैसे कैलकुलेट करना है? 8% इंटू 0.50 प्लस 16% इंटू 0.50 इज इक्वल टू 12%. देन वी गो टू द नेक्स्ट रो. जब हमारे पास डेट है 50% का, तो इक्विटी को क्या मिलेगा? आफ्टर द पेमेंट हैज बीन मेड टू द आउटसाइड क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, तो उनकी पेमेंट हमने पहले ही कैलकुलेट की है 50. सो वी आर गोइंग टू डिडक्ट 50 आउट ऑफ 80. बैड ईयर्स में टोटल हमारे पास कितनी है? 80. उसमें से 50 डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास बैड ईयर में इक्विटी को पेमेंट करने के लिए इक्विटी होल्डर्स को $30 है. गुड ईयर्स में 160 में से 50 डिडक्ट करेंगे, पेमेंट टू द बॉन्ड होल्डर्स विल कम अप विद 110. अब इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न हमारे पास कैसे है? द सेम फार्मूला वी हैव यूज्ड एंड दैट गिव्स अस अ रेंज ऑफ 6% बैड ईयर्स के अंदर एंड 22% इन द गुड ईयर. ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इक्विटी इज 0.5 इंटू 6% प्लस 0.5 इंटू 22% इज 14%. थर्ड रो में हमारे पास पेमेंट टू द इक्विटी होल्डर्स विल बी $10 इन द बैड ईयर्स, क्योंकि $80 है टोटल. थर्ड कॉलम में $70 हमने पेमेंट करनी है टू दी डेट होल्डर्स को. सो द बैलेंस ऑफ $10 इज अवेलेबल टू दी इक्विटी होल्डर्स. देन गुड ईयर्स में 160 में से पेमेंट करनी है हमने 70 टू दी बॉन्ड होल्डर्स, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 90 का. अब इनके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें इक्विटी का रिटर्न, तो दैट रेंजेस फ्रॉम 3.3% टू 30%. उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.3% plus 0.5 multiplied by 30%, that gives us 16.67%. And finally, when we go to the last row, where the equity is 20%, debt is 80%, तो debt holders जो हैं या bond holders जो हैं उनको payment होनी है $80 की. Payment to the equity holders will be 0 in the bad years. Why? Because bad years के अंदर हमारी total जो earning है that is 80. और डेट होल्डर्स को भी हमने 80 देनी है, सो द इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न इज 0. गुड ईयर में 160 में से 80 हम दे देंगे टू द बॉन्ड होल्डर्स, तो रिमेनिंग बैलेंस 80 जो है दैट इज फॉर द इक्विटी होल्डर्स. इक्विटी का रिटर्न जो है दैट इज 0 to 40% एंड एक्सपेक्टेड इक्विटी रिटर्न इज 20%. नाउ वी कम टू द लास्ट कॉलम. नाउ इन द लास्ट कॉलम वी नीड टू लुक एट द स्टैंडर्ड डिविएशन. जैसे कि पहले भी कहा कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क. एंड अब जब हम बात कर रहे हैं लेवरेज की, तो वी नीड टू कैलकुलेट द रिस्कीनेस, बिकॉज वी सेड कि जब भी हम लेवरेज यूज करते हैं दैट ब्रिंग्स रिस्कीनेस इनटू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. तो लास्ट कॉलम में हमने वही फार्मूला यूज किया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम पहले
चंद एक लेक्चर्स में जब हम रिस्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो हमने यूज किया हुआ है. तो वी टेक व्हाट द मिड पॉइंट और द फोकल पॉइंट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज द सेकंड लास्ट कॉलम, और हमारे जो रिटर्न की रेंजेस हैं उसमें से डेविएशंस हम लेते हैं and then we multiply them with the probability and we calculate adding them together and then taking the square root of that. Basically gives us the standard deviation which basically is a measure of risk. So here what we see in the last column is कि 100% equity के साथ हमारी standard deviation is only 4%. When we go for 50% debt and of course 50% equity, तो हमारी standard deviation increases to 8%. रिस्क हमारा डबल हो गया. When we go to 30% equity and 70% debt, our riskiness further increases from 8% to 13.3%. And the final scenario जिसमें हमारे पास 20% equity and 80% debt है, तो उसमें हमारी riskiness goes up to 20%. लेकिन इसमें एक चीज है कि जब हमारी riskiness has gone up to 20%, तो हमारे रिटर्न के साथ क्या है? रिटर्न इज मैक्सिमम एट 20%. क्योंकि जब हमारा रिस्क लो था 100% इक्विटी फाइनेंस के साथ 4% इक्विटी के ऊपर 12% रिटर्न था. अब 20% रिस्क है लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हाईएस्ट है, दैट ऑफ 20%. सो इफ द फर्म वर ओनली 10% इक्विटी फाइनेंस, शेयर होल्डर्स लायबिलिटी कुड कम इनटू प्ले. और जब 10% हमने इक्विटी फाइनेंस किया है, 1000 टोटल है, तो 1000 में से 900 जो है हमने डेट से फाइनेंसिंग की, विच मीन्स व्हाट कि उस 900 फाइनेंसिंग के ऊपर 10% जो है हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी है. सो इफ द बिजनेस टर्न आउट टू बी बैड, द $80 revenues would not be enough to pay the interest. So without their limited liability, stockholders will be liable for $10 shortfall, but actually they will lose only $100 investment and not more, and the firm goes bankrupt. तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग 10% है, डेट 90% है, तो हमें 90 की पेमेंट करनी है. बैड ईयर है, हमारे पास अर्निंग इज ओनली 80, 10 की शॉर्टफॉल कहां से आएगी? क्योंकि शेयर होल्डर्स मैक्सिमम लॉस कितना करेंगे? द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड विच इज ओनली 10%. सो 10% ऑफ द 1000 इज 100. सो मैक्सिमम लॉस ऑफ द इक्विटी होल्डर्स विल बी $100 ओनली. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट, तो हम अगले लेक्चर में अभी इसी कॉन्सेप्ट को मजीद आगे लेके जाएंगे कि इस रिस्कीनेस को हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड. तो थोड़ा सा हम एक दो फिक्रों में बात करें कि आज हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए. स्टॉक्स के बारे में बात की एंड वी ओनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ए स्टॉक. उसमें हमने डिविडेंड ग्रोथ की बात की एंड वी केम अप विद द फार्मूला सही कि P0 इज इक्वल टू डिविडेंड टुडे ओवर I माइनस G. और उसके बाद हमने फाइनली बात की कि व्हाई द स्टॉक शुड बी कंसीडर्ड रिस्की. तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.